राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक इवेंट है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से बना था, मोदी जी ने इवेंट बना दिया। राम मंदिर बनने से हिंदू मुस्लिमों में जो दरार थी, जो मतभेद थे, वो काफी कम हो चुके हैं। राहुल गांधी पे आपके बयान बहुत चर्चित रहते हैं, चाहे संसद के अंदर हो चाहे बाहर हो। राहुल गांधी की राजनीति फेल्यूर राजनीति है। महाराष्ट्र में बड़ा कुछ चल रहा है, उधेड़बुन, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ, मुझे लगता है कि राजकिशोर जी, महाराष्ट्र की राजनीति जो है, राजनीति पहले से बहुत ही स्ट्रांग रही है। शरद पवार के अब कांग्रेस में फिर से शामिल होने की चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं है जब तक मोदी जी है। अपना देश अभी नहीं रहा है अंध, क्योंकि भारत बन रहा है बुलंद, बुलंद भारत। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बुलंद भारत टीवी पर आज एक ऐसे चेहरे को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ दलित आंदोलन का चेहरा है, बल्कि अगर यूं मैं कहूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जो परंपरा है, उनके जो चुनिंदा संवाहक हैं उनमें से एक हैं। और अपने विट के लिए जाने जाते हैं, अपने चुटीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और 2.5 दशक से ज्यादा समय से भारतीय राजनीति में वो एक चेहरा है। तो हमारे साथ हैं आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले जी। अठावले जी, बुलंद भारत टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सीधे आपके पास आऊंगा सवाल, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं तो पहले मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। महाराष्ट्र में बड़ा कुछ चल रहा है, उधेड़बुन, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो कब कौन कहाँ है, कब कौन यहाँ है? अशोक चौहान आ गए हैं, अजीत पवार आ गए हैं, अब उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं क्या? हाँ, मुझे लगता है कि राजकिशोर जी, महाराष्ट्र की राजनीति जो है, राजनीति पहले से बहुत ही स्ट्रांग रही है। महाराष्ट्र में मतलब विधानसभा की 288 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। और महाराष्ट्र ऐसा रहा है कि महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी जी भी बहुत साल तक मतलब मुंबई में भी रहे हैं, लोकमान्य तिलक जी हो, सावरकर जी हो, ऐसे कई नेता जो है। ये नेता, छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे बहुत बड़े नेता, मतलब बहुत बड़े छत्रपति थे। तो ऐसा महाराष्ट्र है। लेकिन आजकल महाराष्ट्र की राजनीति जो है, राजनीति जो चल रही है, वो राजनीति हमारे फायदे की है, नरेंद्र मोदी जी के फायदे की है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि वो विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। हर आदमी उनके तरफ बहुत ही अच्छे नज़र से देख रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए इंडिया आघाड़ी एकदम एक्टिव बन गई है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में यही हुआ कि बीजेपी और शिवसेना कई साल तक, 27 साल तक एक साथ रहे। माननीय बाला साहब ठाकरे जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों मिलकर इन्होंने मतलब महाराष्ट्र में युति की थी, बीजेपी से शिवसेना की। और वो कई साल तक ये साथ रहे। जब 2012 में मेरी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी के साथ थी, मैं कांग्रेस के अलायंस में, एक बार हमारे 4 एमपी थे, एक बार 2 एमपी थे, एक बार मैं अकेला एमपी था, और मैं 3 बार लोकसभा में कांग्रेस के अलायंस में रहा। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री के पद पर रहकर, और मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर बहुत कड़वा वार किया है, और इसीलिए मोदी जी के साथ जाना चाहिए। इसीलिए मैं भी मतलब बीजेपी शिवसेना के साथ आया, और हमारी ताकत बढ़ गई। महाराष्ट्र में हमने 48 सीटों में से 42 सीटें जीत ली थी 2014 में और 19 में भी। तो हमारी ताकत बहुत बड़ी थी। लेकिन 2019 में ये हुआ कि बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई हम एक साथ लड़े। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि बीजेपी को 105 सीटें मिली, शिवसेना को 56 सीटें मिली, एनसीपी को 54 सीटें मिली, कांग्रेस को 42 सीटें मिली। तो कोई भी एक पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी। जब तक 2 पार्टी एक साथ नहीं आती थी तब तक सरकार बनना मुश्किल था, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 288 में से 145 की आवश्यकता थी। तो एक तो माननीय उद्धव ठाकरे जी ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए सपोर्ट करना चाहिए था। उन्होंने अपने पार्टी के लिए डिप्टी सीएम पद मांगना चाहिए था, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
उन्होंने मतलब कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का निर्णय लिया। जिस ये कांग्रेस का विरोध बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा किया था, उस बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छेद देते हुए माननीय उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के साथ चले गए, एनसीपी के साथ चले गए। तो तब से मतलब एकनाथ शिंदे और कई एमएलए के मन में ये भावना थी कि भाई ये निर्णय गलत है, लेकिन नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन आखिर में 2.5 साल के बाद ये हुआ कि एकनाथ शिंदे जी ने 40 एमएलए को, शिवसेना के 40 एमएलए को मतलब 75% एमएलए को अपने साथ लाया। 10 एमएलए जो इंडिपेंडेंट थे उनको भी साथ में लाया, और वो मतलब बीजेपी के साथ आए, आरपीआई के साथ आए, और उनको मुख्यमंत्री बनाने का भी बहुत बड़ा निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने लिया। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 कदम पीछे आकर उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर रहने का निर्णय लिया, जो पहले 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसी तरह एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आ गए। बाद में अजीत दादा पवार जी का कहना ये था कि अगर मोदी जी अच्छा विकास कर रहे हैं तो अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। कहा जाता है कि अजीत पवार जो है उन पर बीजेपी और जो आप लोग भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा रहे थे, अब वो आपके साथ आ गए। नहीं, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि भाई उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है। आरोप तो थे, लेकिन अजीत दादा पवार पर आरोप थे, लेकिन ऐसा कोई कंक्लूजन में ऐसा कोई आया नहीं है। और जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक उनको दोषी ठहराना ठीक नहीं है। इसीलिए अजीत दादा पवार भी मतलब हमारे साथ आए, उनके 42 एमएलए हमारे साथ आए। तो अगर हमारे साथ वो आ रहे तो हम तो लेने के लिए हम उत्सुक ही थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति में उथल पुथल हो रही है, और लोग यही सोच रहे हैं कि मोदी जी का ट्रैक सही ट्रैक है, विकास का ट्रैक है, जोड़ने का, देश को जोड़ने का ट्रैक है। गरीब हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, तो सबके लिए अगर मोदी जी न्याय दे रहे हैं तो मोदी जी के साथ रहने में क्या दिक्कत है, ये भावना लोगों की थी। और जिस तरह इंडिया आघाड़ी में ठीक काम नहीं हो रहा था, जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, ये आघाड़ी भी ठीक काम नहीं कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी खाली मतलब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन भारत तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने जो जोड़ा ही है। या कभी कभी झगड़े होते हैं आपस में, लेकिन देश अपना एक है, तो भारत जोड़ने की क्या क्या आवश्यकता है। और अगर भारत जोड़ने का काम था तो 70 सालों में कांग्रेस ने भारत को जोड़ा नहीं किया। मोदी जी तो अभी आ गए हैं, तो मोदी जी भारत को तोड़ रहे, इसी तरह की बात कैसी कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका मोदी जी की है। सब धर्म को एक साथ लेकर जाने की उनकी भूमिका है। जो योजना उन्होंने बनाई वो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब लोगों के लिए फायदे की है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह राहुल गांधी जी खाली भारत यात्रा जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा निकालो, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालो। तो आपका समापन वो मुंबई में ही करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में ही करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन राहुल गांधी पे आपके बयान बहुत चर्चित रहते हैं, चाहे संसद के अंदर हो चाहे बाहर हो। तो राहुल गांधी के साथ आप कभी सरकार में भी थे, आप उनके साथ भी थे। तो अभी राहुल गांधी जो कर रहे हैं, तो आपने अभी जैसे उस पर तंज किया थोड़ा सा कि मतलब वो भारत क्या कांग्रेस नहीं जोड़ पाई थी। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि देश में वैमनस है, सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं, कारपोरेट वाले बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों में कुछ दम है, और राहुल गांधी की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति फेल्यूर राजनीति है। राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं उस आरोप से तो उनको फायदा तो होना चाहिए। जो आरोप लगा रहे वो सही आरोप तो होना चाहिए। अगर वो आरोप सही होते थे तो 2019 में बीजेपी को 303 सीटें नहीं मिलती थी। अगर ये आरोप सही होते थे तो 2014 में 282 सीटें बीजेपी को नहीं मिलती थी। तो मुझे लगता है कि आरोप जो लगा रहे वो ठीक नहीं है। कारपोरेट ठीक है, कारपोरेट जो है अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो कारपोरेट की भी आवश्यकता है, उद्योग चलाने की भी आवश्यकता है। उद्योग नहीं रहेंगे तो आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट कहाँ में मिलेगा। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह कारपोरेट लोगों को भी सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, और जो गरीबों की समस्या उनको भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए राहुल गांधी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। और अगर तथ्य होता था तो राहुल गांधी जी अमेठी में चुन कर आते थे। तथ्य होता था तो राहुल गांधी को केरला में जाने की आवश्यकता नहीं थी।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह के आरोप लगाकर आपको मालूम है कि 2019 के पहले 17-18 तक 18 में राहुल गांधी ने मोदी जी पर आरोप लगाए कि राफेल में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। वो चौकीदार वाला स्लोगन दिया था उन्होंने, चौकीदार वाला स्लोगन दिया था। चौकीदार का तो विषय अलग है, लेकिन मतलब जो अपना ये अपना क्या बोले, राफेल, हाँ, राफेल का जो घोटाला है, ऐसा हुआ, घोटाला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच हुई और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए बोला। फिर उसके बाद राफेल में बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो इसीलिए ये आरोप में तथ्य नहीं है। और उसी तरह जिस तरह चौकीदार मतलब मोदी जी को चौकीदार बोलना, ये सब मोदी चौकीदार है, इसी तरह का आरोप लगाने के बाद सूरत के एक आदमी ने मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया, रिट पिटिशन डाला, उसमें भी उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई, कोर्ट ने सज़ा दे दी थी। तो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाते वक्त तो थोड़े से ठीक ठाक लगाने चाहिए। एक बार राहुल गांधी जी ने मोदी जी के गले के गला लगाया था, भाषण करने के बाद सामने जाकर मोदी जी के गले गला लगाया था। तो गले से गला लगाओ, आप दोनों गले से गला लगाओ और सारे देश को जगाओ, ये काम। और विरोध करना भी है तो सिस्टमेटिकली विरोध करो, जिस तरह मोदी ने विरोध कांग्रेस पर किया और उनको तो सत्ता में मिली, उसी तरह आपको भी अधिकार है, जनता में जाने का अधिकार है। आपको मेजॉरिटी मिलती है तो आप सत्ता में आएंगे। 70 साल तक आप सत्ता में रहे, अभी मोदी जी की बारी आई है और मोदी जी लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। अभी राम मंदिर का इशू था तो 500 साल पहले जब यहाँ मुगल आए थे तो वहाँ राम मंदिर था, उसी जगह पर उन्होंने राम मंदिर डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी। लेकिन ये भी इतिहास है कि 2500 साल पहले सम्राट अशोका के बाद अपना देश सारा बुद्धिस्ट था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने जिन 5 लोगों को पहली दीक्षा दी थी वो 5 ब्राह्मण थे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग बाद में बुद्धिस्ट बन गए थे। तो वहाँ राम मंदिर के पहले वहाँ बुद्ध मंदिर भी था। अगर आप वहाँ उत्खनन करते तो वहाँ बुद्ध मंदिर के अवशेष मिलेंगे। लेकिन ये पूरा इतिहास है। तो राम मंदिर का इशू भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अच्छा दिया, मुस्लिम कम्युनिटी ने उसका अच्छा सपोर्ट भी किया, कोई किसी ने विरोध नहीं किया। तो अभी राम मंदिर बनने से हिंदू मुस्लिमों में जो दरार थी, जो मतभेद थे, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी कितनी भी यात्रा निकाले, लोग देखने के लिए आते हैं, भीड़ तो होती है। मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं, ऐसा हमारा कहना नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने के लिए जितने लोग चाहिए, जितने वोट चाहिए, उतना उनके पास नहीं है। और ईवीएम मशीन का बोलते हैं तो जब तेलंगाना में उनकी सरकार आई उधर मशीनें ठीक थी। अभी पहले राम मंदिर पे एक सवाल और रामदास जी, क्योंकि राम आपके नाम में ही है और रामदास अठावले आपका नाम ही है। राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक इवेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट से बना था, मोदी जी ने इवेंट बना दिया। मोदी जी वहां पर गए तो उनकी पूजा को लेकर भी सवाल उठाया कि वो वहां पर क्यों है। तो ये सब जो सियासत चल रही साथ में, और अभी तक कांग्रेस गई भी नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि राम मंदिर जो है, राम मंदिर मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। जजमेंट तो मोदी जी ने दिया ऐसा नहीं है, मोदी जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि डिस्प्यूटेड लैंड में से 75% लैंड हिंदू समाज को, 25% लैंड मुस्लिम समाज को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्टडी करने के बाद, जिस तरह एक पुरातत्व डिपार्टमेंट के मुस्लिम अधिकारी ने प्रूफ दिखाई कि वहाँ बाबरी मस्जिद के पहले राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो इसीलिए मतलब पूरे एविडेंस देखने के बाद और हमेशा का विवाद खत्म करने के लिए और हिंदू समाज की जो तीव्र भावना है, उस भावना से मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में हमेशा विवाद पैदा होता रहा, तो वो खत्म करने के लिए, दोनों में भाईचारा मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि राम मंदिर वहाँ था तो ये हिंदू समाज को देना चाहिए। तो इसीलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वो राम मंदिर बना। देश के प्रधानमंत्री के नाते सर्वधर्म संभाव की उनकी भूमिका है। वो खुद हिंदू है, वो बुद्धिज़्म को मानते हैं, वो मुस्लिम धर्म का विरोध नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, देश के प्रधानमंत्री के नाते जो वहाँ का जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने मतलब वहाँ नरेंद्र मोदी जी को बुलाया,
वहाँ सोनिया गांधी जी को बुलाया, वहाँ खड़गे जी को बुलाया, अधीर रंजन चौधरी को बुलाया, ममता जी को बुलाया, नीतीश को बुलाया, या सभी लोगों को वहाँ बुलाया, लेकिन वो गए नहीं वहाँ। तो मोदी जो वहाँ गए ऐसे देश के प्रधानमंत्री के नाते, अगर कोई उनको बुलाते हैं तो वहाँ जाने का उनको उनका कर्तव्य है। अगर हम कहीं बुद्धिज़्म के प्रोग्राम में बुलाते उधर भी वो आते हैं। हमने बुद्ध जयंती मनाई थी एक बार तालकटोरा स्टेडियम में, उधर भी वो आए थे। मुस्लिम समाज के लिए जो बोहरी समाज है, वो बोहरी समाज के एक प्रोग्राम में मुंबई में वो गए थे। अभी क्रिश्चियन समाज जो 25 दिसंबर को क्रिसमस था, तो उन्होंने अपने कोठी पर जो अपने क्रिश्चियन धर्म गुरु है उनके बच्चे हैं, उनको बुलाकर उन्होंने क्रिसमस वहाँ मनाया। सिख धर्म के लोगों के लिए मतलब वो जाते हैं। अभी रविदास जयंती के लिए वो बनारस 23 तारीख को जा रहे, उसमें मैं भी जा रहा हूँ। तो इसी तरह मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, और इसमें ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं था, ये प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी का नहीं था, ये प्रोग्राम था राम मंदिर ट्रस्ट का। और जिनको बुलाया था उन्होंने सबने आने की आवश्यकता थी, लेकिन वो आए नहीं। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे। और अभी तक अगर उनको राम के बारे में इतना अट्रैक्शन होता था तो ये जाते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं है। तो राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे? आप तो उनके साथ रहे हैं, तो बोला आप तो चूंकि खुलकर राय पार्लियामेंट के अंदर देते रहे, हमने आपको सुना है, तो राहुल गांधी के लिए क्या राय है? आप उनको क्या करना चाहिए? मेरी राय राहुल गांधी जी को ये है कि राहुल गांधी जी ने अपना नेतृत्व मजबूत करना चाहिए, और वो मजबूत करना है तो मोदी जी पर रोज टीका टिप्पणी करने से वो मजबूत होगा नहीं, उससे मोदी जी को और ज़्यादा फायदा होता है। उन्होंने सॉफ्टली राजनीति करनी चाहिए। आज अपोजिशन में, कल वो सत्ता में भी आ सकते हैं, मतलब जमाना बदलते रहता है। लेकिन राहुल गांधी जी ने शांति से काम करना चाहिए। पहले तो उनको बोलने के लिए आता नहीं था, अभी वो बोल रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने मोदी जी को सहयोग देना चाहिए। जब अच्छी बातें होती है तो सहयोग करना चाहिए। हर विषय पर टीका टिप्पणी करना लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। सोनिया गांधी जी भी अमेठी में राहुल हारे, वो वायनाड चले गए। सोनिया गांधी जी ने रायबरेली छोड़कर राज्यसभा जाना तय किया है। इसको आप क्या मानते हैं? आपको लगता है कि मतलब कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति थी उसमें पूरी तरीके से हार मान ली, अंत हो गया है उसका? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं के बराबर है। और पहले 2 सीट तो मतलब कांग्रेस की 2014 में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी चुनकर आई थी। बाद में 2019 में राहुल गांधी हार गई, सोनिया गांधी चुनकर आई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि 2014 में मायावती का मतलब बहुजन समाज पार्टी का एक भी एमपी चुनकर आया नहीं था, और समाजवादी पार्टी के खाली 5 एमपी चुनकर आई थी, कांग्रेस के 2 चुनकर आई थे। लेकिन 2019 में अकेली सोनिया गांधी रही, और 5 ही अखिलेश यादव के रहे, और 10 बीएसपी के चुनकर आए। और बीएसपी की इसलिए चुनकर आए कि सपा बसपा एक साथ आई थी, इसीलिए उनको चुनकर आई थी। अभी स्थिति ये है कि लोग तो मोदी जी के साथ ही है, लेकिन राम मंदिर बनने से और भी मतलब मोदी जी की ताकत बढ़ गई है। और अपोजिशन मोदी जी को हराने के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे, इसके लिए भी लोगों में ज़्यादा मोदी जी के बारे में सिंपैथी है कि अच्छा काम करने वाले को हटाने के लिए लोग इकट्ठा है। उनके पास एजेंडा दूसरा कुछ है ही नहीं है, खाली मोदी जी को हटाना ही उनका एजेंडा है। तो इसीलिए अभी हमारा मिशन है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का, और इस वक्त 80 की 80 सीटें बीजेपी और एनडीए जीत सकती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो अठावले जी, आप सामाजिक न्याय अधिकारिता में राज्य मंत्री भी हैं। बार बार राहुल गांधी की तरफ से और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की बातें हो रही हैं, राम मंदिर बन गया, लेकिन जो पिछड़े दलित जो वंचित समाज है उसके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, उनको सिर्फ मंदिर का एक झुंझुना थमा रही है। तो आप तो चूंकि सरकार में, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। मंदिर तो अभी बना है, लेकिन बाकी तो 10 साल तक मतलब मोदी जी ने लोगों के लिए काम किया है। इतने नेशनल हाईवे कांग्रेस के ज़माने में सिंगल ही रहते थे, खाली एक 2 रोड ऐसे डबल 4 लेन हो गए। लेकिन अभी 10 सालों में इतने रोड बने हैं, नए नए नेशनल हाईवे बने हैं,
6 लेन वाले 4 लेन वाले बहुत अच्छे रोड बने हैं। जो जनधन योजना है उसमें 50,000 51 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं। कम से कम 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है, उससे करोड़ों लोगों को रोजगार में मिला है। उसके बाद जो मतलब उज्ज्वला योजना है उसमें गैस सिलेंडर 11 करोड़ लोगों को मिला है, और आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को मकान मिले हैं। दूसरा आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की योजना है, उसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मतलब फ़ायदा हुआ है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि काम हो रहे हैं, किसानों के लिए काम हो रहे हैं। हमारे मंत्रालय का बजट 1,59,000 करोड़ का है, मेरे मंत्रालय का। आदिवासी ट्राइबल का बजट 1,17,000 करोड़ का है। मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के बजट से भी हमारा बजट बहुत अच्छा बजट है। तो सरकार कुछ नहीं कर रही। राम मंदिर तो अभी आ गया, आई मीन 9 साढ़े 9 साल तो लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हम ला रहे हैं। नया संसद भवन मोदी जी ने बनाया, नए नए काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आरोप करते रहे, हमारा काम हम करते रहेंगे। जितना गालियाँ मोदी जी को देना उतना गालियाँ दीजिए, जितना तुम देते रहे मोदी जी को गालियाँ उतनी तुम्हारे खिलाफ बजती रहेगी तालियां। तो इसीलिए मतलब गालियाँ देने से हमको ही ज़्यादा फायदा है। लेकिन मेरा जो आपने सवाल किया था कि राहुल गांधी को क्या सलाह है, तो राहुल गांधी जी ने सरकार को हर वक्त नहीं, लेकिन जब कोई इम्पोर्टेंट इशू होता है तो उसमें ध्यान देना चाहिए और सरकार का सपोर्ट भी करना चाहिए। यही लोकतंत्र होता है। मतलब सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशन पार्टी मिलकर वो लोकतंत्र होता है। आपको सवाल उठाने का जरूर अधिकार है, सरकार को सुझाव देने का जरूर अधिकार है, लेकिन हर विषय पर राजनीति करना ठीक नहीं है। और ये राजनीति ऐसा करने से उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इसीलिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कम से कम 370 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के ऊपर जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो ये जो 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य है, तो आपको लगता है कि ये इसी तरीके से पूरा होगा? कभी अशोक चौहान आ जाएंगे, कभी अजीत पवार आ जाएंगे, कुछ और नेता आ जाएंगे, तो मतलब बीजेपी और जो उनके जो पुराने अलाई थे, जैसे शिरोमणि अकाली दल है और जो तमाम जो लोग थे, उद्धव ठाकरे की जो हमने बात की, तो आप क्या उनको भी ये सलाह देंगे और आपको लगता है कि वो भी मोदी के साथ आने जा रहे हैं, इस तरीके से 400 का लक्ष्य पूरा होगा? हाँ, मुझे लगता है कि शिरोमणि अकाली दल जो है ये किसान आंदोलन के बाद मतलब हमारी कौर मैडम मिनिस्टर थी, उन्होंने रिजाइन दिया था। अभी कानून पीछे लेने का सरकार का कहना ये था कि भाई कानून किसानों के फायदे के लिए लाए, उसमें हमारा क्या फायदा है। हमारा मतलब किसान के फायदे के लिए कानून लाया था, लेकिन उसमें 11-12 मीटिंग हुई हमारे नरेंद्र तोमर जी के साथ। तो सरकार का कहना ये था कि उसमें क्या सुझाव चाहिए वो बताइए, इस कानून में क्या बदल चाहिए वो बताइए, क्या अमेंडमेंट करना है वो बताइए। लेकिन हर मीटिंग में उनका एक विषय था कि नहीं, कानूनी हमको नहीं चाहिए, कानूनी रद्द करो। तो उनके भावना का विचार करते हुए साल भर आंदोलन चलता रहा और फिर मोदी जी ने निर्णय लिया कि कानून पीछे लेने का निर्णय लिया। तो उसके बाद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने एक साथ आना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि असेंबली में अगर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक साथ रहते थे तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती थी। पर अभी तो किसान फिर से धरने पर बैठ गए हैं, मुद्दे तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, अभी भी बात बन नहीं पा रही है। क्या कहेंगे किसान आंदोलन और इस पूरी जो अव्यवस्था फैली हुई है सड़कों पर? किसान आंदोलन के लिए यही कहेगी कि भाई सरकार मतलब चर्चा करने के लिए तैयार है, मार्ग निकालने के लिए तैयार है। आंदोलन करना है तो शांति से आंदोलन करिए, लेकिन आंदोलन भी एक लोगों को इतना तकलीफ देना, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना वहाँ लेकर बैठाना, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना अच्छी बात नहीं है। आंदोलन करिए, मांग करिए, एक आधी रैली बड़ी निकालो, विज्ञापन दीजिए, चर्चा करो, मार्ग निकालो, सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन एकदम आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक साल भर आकर उधर बैठे, इधर से लोग आए, उधर से कोई कई लोगों की डेथ भी हो गई उसमें। तो आंदोलन करने का जरूर लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उसका ज़्यादा मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसको हिंसक स्वरूप नहीं होना चाहिए।
लेकिन सरकार मार्ग निकालने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, एमएसपी के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है, और भी क्या मांगे उस पर करने के लिए तैयार है। लेकिन आंदोलन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी जब इंडिया गठबंधन की, तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। मतलब स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से लागू कर देंगे। तो हम क्यों नहीं लागू, मतलब आप क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट जो है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का निर्णय तो सरकार ने लिया है, लेकिन स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उस पर जरूर हमारा अभ्यास चल रहा है। और स्वामीनाथन कमीशन ने जो सिफारिशें की है उस पर जरूर भविष्य में हमारी सरकार विचार करेगी। हमने वो रिपोर्ट एकदम रिजेक्ट किया ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्वामीनाथन जी ने किसानों के फायदे के जो मुद्दे उठाए हैं उस पर जरूर सरकार विचार करेगी। और राहुल गांधी की सरकार आने वाली नहीं तो वो क्या करेगी? राहुल गांधी की सरकार थी तब क्यों नहीं लागू किया? आपने वो नहीं लागू किया। ओबीसी का सेंसस आपने नहीं किया, अभी बोलते कि ओबीसी का सेंसस करो, ओबीसी को महिलाओं का रिजर्वेशन दीजिए। तो महिलाओं को ओबीसी का रिजर्वेशन देना है तो पहले उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का कानून पास करना होगा, उसके बाद महिलाओं के लिए उनको आरक्षण मिलेगा। तो जब आपके पास सत्ता थी तब आपने नहीं किया, अभी आप बोल रहे कि उनको ही मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है तो तुम क्या करेंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि और हम करने के लिए तैयार है, जो जो बातें हैं उस पर ज़रूर हमारी सरकार विचार करेगी। किसानों के बारे में हमें बहुत बड़ी सिंपैथी है, किसान ना होते थे तो हमको खाना मिलना मुश्किल होता था, तो इसीलिए किसान के बारे में हमें आदर है। इसीलिए जय जवान जय किसान का भी नारा अपने देश में गूंज उठा था। और नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार जो है ये किसानों के बारे में सिंपैथी रखती है, और ज़रूर उनके जो भी सवाल है उस पर ज़रूर हमारी सरकार विचार करेगी। तो अठावले जी, आखिर में फिर महाराष्ट्र में जाके ख़त्म करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत जो है पूरे राष्ट्र को बहुत प्रभावित करती है। अब शरद पवार की पार्टी की मान्यता चली गई, अजीत पवार के पास आ गया है। शरद पवार वहाँ के बड़े नेता रहे हैं। शरद पवार के अब कांग्रेस में फिर से शामिल होने की चर्चा चल रही है। तो इस पर आपकी अपने अंदाज में टिप्पणी और सलाह। मुझे लगता है कि शरद पवार जी के साथ मैं रहा हूँ। शरद पवार जी ने मुझे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में भी ले लिया था, और एक बार रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट से कांग्रेस की सरकार आई थी, नहीं तो बीजेपी शिवसेना की सरकार आती थी। इसीलिए शरद पवार जी ने मुझे उनके मंत्रिमंडल में डायरेक्ट, मैं हॉस्टल में मैं रहता था तो मुझे डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बनाया था। तो शरद पवार जी अच्छे नेता है, किसान नेता है, सभी वर्गों को न्याय देने वाले नेता है। लेकिन शरद पवार जी को ये मतलब अपने एमएलए को संभालना, इतना मतलब संभालने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको छोड़कर इतने एमएलए उनको छोड़कर आए हैं। तो अभी एक बार मैंने पवार साहब को सलाह दी थी कि जब मैं उनके साथ था तो मैंने उनको सलाह दी थी कि फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा आपने नहीं उठाना चाहिए था। तो उठाया, बाद में दोनों एक साथ भी आ गए। तो मैंने उनको सलाह दी थी कि आप सोनिया गांधी जी को जाकर मिलिए और उनको बताइए कि अभी मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूँ, और एनसीपी कांग्रेस में विलीन करो और कांग्रेस बढ़ाओ, ऐसा मैंने उनको बोला था। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक आधी बार मनमोहन सिंह जी के बाद आपका नंबर पीएम के लिए लग सकता है। तुम्हारा सपना है कि प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन एनसीपी में रहकर प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे 8-9 एमएलए एमपी चुनकर आते, उसमें प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। लेकिन आप अगर कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी विलीन करते हैं तो कभी भविष्य में ऐसा हो सकता है, जिस तरह मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो शरद पवार अगर पार्टी विलीन करते थे तो शायद उनका नंबर लग भी सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर उनकी पार्टी अभी कांग्रेस में विलीन करते तो अच्छी बात है, उनको क्या करना है करे। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी को भविष्य नहीं है। जब तक मोदी जी है, जब तक हमारी एनडीए स्ट्रांग है, तब तक उनको बिल्कुल भविष्य नहीं है। तो सुना आपने रामदास अठावले जी को, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी नकारात्मक राजनीति से बचना होगा, और अभी मोदी मैजिक चलता रहेगा, और 400 पार का जो मोदी का नारा है उसको पार कराने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद
रामदास जी बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए। फिर आपको मैं कष्ट देता रहूंगा बीच बीच में। राजकिशोर जी, मतलब आपका जो बुलंद भारत है, तो तुम्हारे चैनल का नाम बुलंद भारत भी है और भारत को बुलंद करने का काम आप कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बुलंद करने के लिए काम कर रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपका बुलंद भारत जो है नया चैनल है, लेकिन ये चैनल बहुत ही आगे बढ़ेगा और बहुत ही लोकप्रिय चैनल होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपने बहुत बड़े चैनल में काम किया है, एबीपी न्यूज़ में भी काम किया है और भी कई जगह पर काम किया है, दैनिक जागरण में आपने काम किया है। तो आपको एक अनुभव है महाराष्ट्र के राजनीति का, देश के राजनीति का। और ज़रूर मतलब आपका जो बुलंद भारत चैनल है ये बहुत ही भविष्य में लोकप्रिय होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आपने मुझे बहुत अच्छे सवाल पूछे और मुझे भी मतलब मुझे बात करने का मौका आपने दिया, इसलिए राजकिशोर जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मतलब जो आपका बुलंद अभी मतलब मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अभी अपना देश नहीं रहा है अंध, अपना देश अभी नहीं रहा है अंध, क्योंकि भारत बन रहा है बुलंद। तो इसीलिए भारत को बुलंद करने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे, इतना ही मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुलंद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी, धन्यवाद।